गाइस, आशा करता हूं आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो हमने लास्ट क्लास में हमारे सीपीसी के एमसीक्यूज करे थे, जो हमने सारे के सारे खत्म कर दिए थे। आज जो है हम शुरू करेंगे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, और आज ही हम उसके जो हमारे एमसीक्यूज है उनको ले लेंगे। जल्दी जल्दी से चीजें समझ जाएंगे, क्योंकि 4 मार्क्स का कंसिलिएशन एंड वो आपका आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट आता है, जिसके अंदर वो मीडिएशन से भी रिलेटेड पूछ सकते हैं क्वेश्चन, नेगोशिएशन से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, लोक अदालत से भी पूछ सकते हैं। तो हमें हर चीज के लिए अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि 4 मार्क्स है, हम उन 4 मार्क्स को नहीं खो सकते। सिंपल सा एक्ट है, चीजें समझ आ जाएंगी आपको। मैं सेक्शन वाइज में ज्यादा ना फंसा के एक सिंपल समरी में समझा दूंगा, ताकि आपको दिमाग में बैठ जाएगा। तो आप जब क्वेश्चन एग्जाम टाइम में बैठोगे तो आप उसका आंसर करने में काफी ज्यादा आपको अच्छा रहेगा। आपको एक्ट तो देखो पूरा पढ़ना है, शॉर्ट शॉर्ट में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो जो बार बार रिपीट हुई है, हम इस क्लास में वही पढ़ेंगे। लेकिन आपको खुद पर्सनली पूरे एक्ट पर नजर मारनी है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपको ना आए, ठीक है। इसके लिए ये है, आपका जो अपना एक्ट है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, वो लेकर बैठ जाइए, ठीक है। अब उसमें से हम पढ़ेंगे क्या क्या चीजें, क्या क्या नहीं है। लेकिन यहां पर जाने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं, ध्यान में रखें इन चीजों को। देखिए क्या है, एक सिंपल सी बात है कि भाई आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन है क्या। इसको समझने से पहले हम देखेंगे पहले हमारी सीपीसी, ठीक है। सीपीसी आपको पता है, सिविल प्रोसीजर कोड या फिर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है। कोई भी केस अगर हमें सिविल मैटर जो है वो हमें डालना है, तो उसका प्रोसीजर हमें सीपीसी बताता है कि भैया कोई केस कहाँ डालना है, फिर वो कैसे किधर क्या जाएगा। कोई भी सिविल केस है हम सीपीसी में चले जाते हैं, प्रोसीजर उसका सीपीसी है। कोई भी क्रिमिनल केस का प्रोसीजर है, उसके लिए हम सीआरपीसी में चले जाते हैं, जो अब बीएनएसएस हो गया है। पहली चीज तो है। दूसरी चीज ये, अब हर केस सीपीसी के प्रोसीजर में ही डालो, सीपीसी के थ्रू जाओ, ऐसा जरूरी है? ऐसा जरूरी है, लेकिन हर बार नहीं हो सकता। कुछ में आप क्या है, सीपीसी बोलता है भाई आपको मैटर सेटल करने के लिए कहां जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए कोर्ट में, ठीक है। कहां जाना चाहिए आपको? कोर्ट में जाके अपना मैटर फाइल करिए, जज साहब के सामने अपना केस लड़िए और उसको सेटल कर लीजिए कोर्ट में जाके। लेकिन यहां पर क्या चीज है, हर बार केस कोर्ट में ही ले जाना जरूरी है, ऐसा नहीं है। सीपीसी का सेक्शन 89 आता है लाइमलाइट में, सीपीसी का सेक्शन 87 जो बात करता है किसकी, एडीआर की। एडीआर का मतलब क्या होता है? एडीआर का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ठीक है। ये आज थोड़ा ऊपर चला गया है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। जो ऑल्टरनेट वर्ड है उससे ही आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज कि भाई कुछ ऑल्टरनेट बता रहा है जहां पर आप अपना डिस्प्यूट रिजोल्व करवा सकते हो। तो जरूरी नहीं है आपको यहीं आना है, आपको बाहर भी आउट ऑफ द कोर्ट आप सेटलमेंट करा सकते हो। लेकिन आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कराने के लिए आपको कहां कहां पर क्या क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें 3-4 चीजें दे रखे कि आप उनके द्वारा अपना केस जो है सेटल करा सकते हो। अब वो चीजें क्या क्या हो गई, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत। हम जोड़ने को ई में हम नेगोशिएशन भी जोड़ देंगे, लेकिन नेगोशिएशन जो है हमारा उसके अंदर नहीं दिया गया है, इसलिए हम उसको नहीं लिखते, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है सीपीसी के अंदर कि भाई 4 ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से क्या 89 में नहीं आता या एडीआर में सीपीसी नहीं लाता, तो उसमें आंसर होता है नेगोशिएशन।
आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो ऑनलाइन यूट्यूब पर देख रहे हैं वो भी, और जो यहाँ पर ऑनलाइन बैठे हैं या फिर जो फिजिकली बैठे हैं यहाँ पर, उनके लिए भी ये है। ठीक है, ये बात समझ आ गई आप लोगों को? आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, लोक अदालत। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे इनके द्वारा आप अपने केस को सेटल कर सकते हो। इनको बोला जाता है आउट ऑफ द कोर्ट, और ये सारे पार्ट किसके हैं? ये सारे पार्ट है एडीआर के, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते होंगे तो आपको पता होगा कि आज लोक अदालत लगी थी। बिना कोर्ट में मतलब इस रेगुलर कोर्ट में जाए बिना आप यहां पर भी सेटल, लोग कई सारे मैटर कर लेते हैं जो सेटल होने लायक होते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे बेसिकली हम किस एक्ट को देखेंगे? हम देखेंगे कंसिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन के एक्ट को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोक अदालत और मीडिएशन को छोड़ दोगे। लोक अदालत मीडिएशन भी कर सकते हैं, लेकिन मीडिएशन और कंसिलिएशन लगभग एक तरीके का होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर मैं कंसिलिएशन पढ़ा रहा हूं तो मीडिएशन भी, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो इन दो में से आते हैं। एक दो बार क्वेश्चन लोक अदालत से जरूर आया, बट वो इतना कोई टफ या हार्ड क्वेश्चन नहीं था। ये चीज आपको समझ आ गई? नोट डाउन कर लो इसको, स्ट्रक्चर को, ताकि आपको कभी भी जब पढ़ो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि यार इसकी क्या जरूरत थी, क्या नहीं थी। अब इधर देखो, इधर मैटर कोर्ट में सेटल होता है, लेकिन यहां पर आप यहां भी कोर्ट जाकर मैटर सेटल अपना कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको हर बार यहीं जाना पड़े। पिंकी मैडम का चली गई? आशा मैम एक बार कॉल करके बोल देना मैडम को, अगर लिंक वगैरह में दिक्कत आ रही है या कुछ आ रही है तो बताएं। बाकी अगर अपनी मर्जी से लेफ्ट कराए तो कोई दिक्कत नहीं। सर क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ एक बार पिंकी मैम को कॉल करके बता दो, अगर मतलब लिंक वगैरह ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है तो बताएं, अगर नहीं है खुद ही लेफ्ट करा तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है सर। फटाफट से अपने एक्ट खोल लो और आ जाओ सेक्शन 2 पर, जो डेफिनेशन क्लोज की बात करता है। यहां पर थोड़ा नजर मार लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन क्लोज से कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आ जाते हैं। बंदा ग्रुप पे डाला था, देखो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन होगा। गुरु तुम भी आ जाओ भाई, एक्ट खोल लो अपने अपने सारे। ठीक है, देखो आर्बिट्रेशन, सबसे पहली जो डेफिनेशन, ठीक है कोई नहीं। आर्बिट्रेशन देखिए, अगर हम आर्बिट्रेशन की वो देखेंगे, ठीक है, डेफिनेशन, तो वो क्या कहता है? आर्बिट्रेशन मींस एनी आर्बिट्रेशन वेदर और नॉट एडमिनिस्ट्रेड बाय परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। जो आर्बिट्रेशन यहां पर पूरे एक्ट में जब आप वर्ड पढ़ोगे आर्बिट्रेशन, तो उस आर्बिट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि वो परमानेंट स्ट्रक्चर या बॉडी है। ठीक है, वो आर्बिट्रेशन कैसा भी हो सकता है। ठीक है, और वो आर्बिट्रेशन जो परमानेंट आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन है उससे एडमिनिस्ट्रेड भी हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि आर्बिट्रेशन मींस एनी आर्बिट्रेशन वेदर और नॉट एडमिनिस्ट्रेड बाय परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। देखो सिंपल सी बात है, एक तो आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन हो गया जो भाई आर्बिट्रेशन के सारे काम देखता है, वो तो अलग चीज हो गई एक। ठीक है, क्या होता है, कोई भी आर्बिट्रेशन जब बनता है, मान लो दो पार्टी के बीच में दो पार्टी ने कोई एग्रीमेंट करा, कॉन्ट्रैक्ट बनाया, किस चीज का? कि भाई हम जो है गुड्स सप्लाई करेंगे। अब पार्टी ने आपसी में ये करा कि भाई जो हम गुड्स सप्लाई करेंगे, अगर हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो गया तो हम आर्बिट्रेशन के थ्रू उस डिस्प्यूट को अपना सोल्व
कर लेंगे। ठीक है, अगर ये एक पार्टी कंडीशन रखती है अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो ही वो आर्बिट्रेशन के अंदर जाएगी। और आर्बिट्रेशन का जो मतलब है वो यही है कि भैया दोनों पार्टीज, आर्बिट्रेटर होगा जो दोनों पार्टीज के बीच में सेटलमेंट कराएगा, आर्बिट्रेट अवार्ड बनेगा। ठीक है, वो अवार्ड की बातों को वो मानना पड़ेगा उन्हें। ठीक है, इस तरीके से आर्बिट्रेशन काम करता है। अब आ जाइए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मींस एन एग्रीमेंट रिफर्ड टू इन सेक्शन 7। जो सेक्शन 7 के अंदर बात की गई है वो हो गया आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। आर्बिट्रल अवार्ड इंक्लूड एन इंटरिम अवार्ड। देखो भाई, जो आर्बिट्रेशन में बैठे हुए जो आर्बिट्रेटर वगैरह लोग होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कौन क्या होता है, वो जो भी काम करते हैं, ठीक है, तो वो जो भी डिसीजन चाहे इंटरिम दे चाहे फाइनल डिसीजन दे, ठीक है, उनको आर्बिट्रल अवार्ड कहता है, जिसमें इंटरिम अवार्ड भी इंक्लूड होते हैं। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अब आ गया आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का मतलब क्या है। मींस अ सोल आर्बिट्रेटर और पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स। या तो एक सिंगल आर्बिट्रेटर होगा, उसको आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल बोलेंगे, या उसमें कई सारे पैनल होगा आर्बिट्रेटर्स का। कई सारे आर्बिट्रेटर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए कोर्ट की डेफिनेशन में। कोर्ट मींस इन द केस ऑफ एन आर्बिट्रेशन अदर देन प्रिंसिपल। देखो भाई, कोर्ट के अगर कोर्ट वर्ड अगर कहीं आप इसमें पढ़ रहे हो ना, उसका सिंपल सा मायने क्या है, सिविल कोर्ट जो है जिनके पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, और हाई कोर्ट जो है, ठीक है, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, जिनके पास ये राइट है, जो भी डिस्प्यूट यहां मतलब जो भी डिस्प्यूट पार्टी के बीच में अराइज होके अगर वो कोर्ट जाए तो कौन सी कोर्ट में जाए, ठीक है, जो सेम आर्बिट्रेशन में जाता है और वो नॉर्मल कोर्ट में भी जा सकता है। उस सेंस में कोर्ट का मतलब वो कोर्ट होता है। समझे या नहीं समझे? इसमें ये कह रहा है कि कोई भी सब्जेक्ट मैटर है तो वो एंटरटेन किस कोर्ट के द्वारा करा जाएगा, तो जिस कोर्ट के द्वारा वो एंटरटेन करा जाएगा ना, अगर आर्बिट्रेशन होता ही नहीं तो जिस कोर्ट के द्वारा वो सेटल किया जाता, तो उस सेंस में इसके मायने में कोर्ट वही है। ठीक है, स्मॉल कोर्स के जो कोर्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट हो गए या एनी कोर्ट ऑफ स्मॉल कोर्सेज, उनको ये इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, इसके बाद इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, वो छोड़ो, वो सब। लीगल रिप्रेजेंटेटिव वही जो कल हमने पढ़ा था। पार्टी मींस क्या है, जो भी एग्रीमेंट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की पार्टी होगी उनको पार्टी बोला जाता है। देखो भाई, अब एक सिंपल सी बड़ी आसान सी चीज मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए जब आप पढ़ो या मैं आपको सेक्शंस कराऊं, इसलिए मैं आपको एक आसान तरीके में चीजें बता देता हूं, फिर आप सेक्शन मार्क कर लो ना किसमें क्या चीज बोली गई है, किसमें क्या चीज नहीं बोली गई। सबको आवाज आ रही है ना मेरी? देखो, सबसे पहले क्या होगा, एक बार कंफर्म करो ना, आवाज आ रही है ना सबको मेरी? हाँ, आ रही है। ये सही चल रहा है ना? आ रही है सर। देखो, अमित और राहुल, अमित और राहुल के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? मान लीजिए अमित राहुल के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि भाई 10 स्पीकर देने हैं, 10 स्पीकर देने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ अमित और राहुल के बीच में। ठीक है, अब जिस टाइम पर ये कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे, ये मान लो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिस टाइम पर ये कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे, दो चीजों से आर्बिट्रेशन आ सकता है। पहली चीज, या तो ये किसी क्लोज में, जैसे हम टर्म्स एंड कंडीशन क्लोज पढ़ते हैं,
टर्म्स एंड कंडीशन डली होती हैं, ठीक है, एग्रीमेंट में। तो ये जो ये एग्रीमेंट कर रहे हैं, या तो इन्होंने कहीं पर कोई क्लोज मेंशन कर दिया हो, जैसे क्लोज नंबर 2 में लिख दिया कि भाई अगर तेरे मेरे बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो वो हम आर्बिट्रेशन के थ्रू सोल्व करेंगे। पहली चीज ये है। अब ये जो डिस्प्यूट है ये भी ये फिक्स कर सकते हैं। मान लो ये लिख दे भाई पैसों से रिलेटेड डिस्प्यूट ही होगा, बस पैसों से रिलेटेड डिस्प्यूट ही आर्बिट्रेशन में ले जाएंगे, बाकी तेरा माल डिफेक्टिव निकले क्या निकले वो नहीं करते। यहां पर अगर स्पेसिफिक पैसे यानी कि मनी रिलेटेड है तो मनी रिलेटेड ही इशू फिर आर्बिट्रेशन जाएगा। यहां पर अगर ये लिख दिया एनी ऑफ द इशू, क्या तेरे मेरे बीच में, अमित और राहुल के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अगर अराइज हुआ तो वो बाय आर्बिट्रेशन वो कर लेंगे सोल्व, ठीक है। अगर ये बात हो गई तो भाई फिर कोई कुछ कर ही नहीं सकता, फिर जब भी डिस्प्यूट होगा तो ये वाला वो आएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या तो बाय क्लोज मेंशन हो सकता है नॉर्मल एग्रीमेंट में, या फिर ये आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट अलग से करेंगे, या तो ये अपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर देंगे या फिर अलग से भी हो सकता है कि इधर टर्म्स एंड कंडीशन मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट अलग बना और यहाँ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अलग कर लिया इन्होंने कि भैया तेरे मेरे बीच में कोई भी अगर वो होगा डिस्प्यूट अराइज तो हम आर्बिट्रेशन के द्वारा जाएंगे। ये चीज समझ आ गई आप सबको, ठीक है। अब यहां इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया, मान लो भाई इन्होंने लिखा कि कोई भी टर्म्स कंडीशन पे अगर तेरे मेरे बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज हुआ वो हम आर्बिट्रेशन के थ्रू चले जाएंगे, आर्बिट्रेशन के थ्रू। इन्होंने बोला ठीक है भाई आर्बिट्रेशन के थ्रू हम जाके सॉल्व कर लेंगे। अब हुआ क्या, इनके बीच में भाई एक कुछ डिस्प्यूट अराइज हो गया स्पीकर को लेके, मान लीजिए 2 स्पीकर डिफेक्टिव निकल गए, 2 स्पीकर डिफेक्टिव निकल गए, इनके बीच में इशू उठ गया पैसों को लेकर और माल को लेकर। अब ये क्या करेंगे, अब इनको कोर्ट जाना चाहिए या फिर आर्बिट्रेशन, इसको आर्बिट्रेशन मान लेते हैं। अब इनको कोर्ट जाना चाहिए या आर्बिट्रेशन जाना चाहिए, बताओ जल्दी बताओ। कोर्ट जाएंगे, ये गलत भाई। जब ऑलरेडी तुमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर रखा है, अपने एग्रीमेंट में मेंशन कर रखा है कि भाई अगर हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट हुआ तो हम जाएंगे आर्बिट्रेशन, तो आपको आर्बिट्रेशन ही जाना पड़ेगा। अगर दोनों पार्टी में अमित या राहुल में से कोई कोर्ट भी चला गया, अगर मान लो अमित चला गया कोर्ट, अगर राहुल ने आके कोर्ट को बता दिया ना कि हमारे एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लोज है, तो कोर्ट वहीं छोड़ देगा फाइल, कोर्ट बोलेगा आर्बिट्रेशन जाओ, कोर्ट बोल देगा आर्बिट्रेशन जाओ, मेरे पास मत आओ अगर क्लोज है। क्यों, अगर ये कोर्ट ही जाने लग गए तो आर्बिट्रेशन का क्या फायदा रहा फिर, क्योंकि ऑलरेडी आपने मेंशन करा हुआ है क्या हम तेरे मेरे कोई बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा हम आर्बिट्रेशन चले जाएंगे। तो कोर्ट अमित को बोल देगा भैया आर्बिट्रेशन जाओ। अब ये गए आर्बिट्रेशन, समझते रहना, बड़ी इजली तरीके से समझा दूंगा मैं आपको। आर्बिट्रेशन में भाई अब कोई एक बंदा भी होगा जो जज का काम करेगा, भाई एक उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम आर्बिट्रेटर, जो जज का काम करेगा, जो इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा। अब ये जज कितने हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि एक ही जज होगा तो उसको हम बोलेंगे सोल आर्बिट्रेटर, एक जज होगा, ठीक है। कभी भी आर्बिट्रेटर ऐसे नहीं होंगे, हमेशा कैसे होंगे, 2 4 6 8 10 नहीं होंगे, इस फॉर्म में नहीं होंगे। आर्बिट्रेटर कैसे होंगे, 1 3 5 7 9 या 11,
तो अब यहां क्या होगा, एक मान लीजिए आर्बिट्रेटर अमित ने अपॉइंट कर दिया, एक आर्बिट्रेटर अमित ने अपॉइंट कर दिया, इसको यही बना देता हूं, ये वाला आर्बिट्रेटर नंबर 1 अब अमित ने अपॉइंट कर दिया, आर्बिट्रेटर नंबर 2 कर दिया राहुल ने अपॉइंट अपना। अब अगर ये दो आर्बिट्रेटर है तो ये तो अपने अपने बंदे की वो बताएंगे बात। तो अब क्या होगा, ये दोनों आर्बिट्रेटर मिलके एक आर्बिट्रेटर और अपॉइंट करेंगे। समझ आ गया आर्बिट्रेटर का, जजेस का क्या काम है, हमेशा ये 2 4 6 की फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं होंगे, 3 7 9 11 की फॉर्म में होंगे। तो एक इसने अपॉइंट कर दिया, एक अमित ने अपॉइंट कर दिया, एक राहुल ने अपॉइंट कर दिया, तो इनके अपॉइंट किए गए आर्बिट्रेटर फिर एक करेंगे। तो इन तीनों में अब जो मेजॉरिटी वो होगी डिसीजन, मान लीजिए 2-1 का रेशियो ही आएगा, या तो हाँ होगी या ना होगी। तो जिसकी मेजॉरिटी में जो आर्बिट्रेटर आ जाएंगे वो फिर अवार्ड उसके फेवर में आ जाएगा। अब ये हो गया, फिर अपनी प्रोसीडिंग चलेंगी, जैसे भी प्रोसीडिंग होती है उसके सबके टाइम लाइन फिक्स है, वो मैं अभी जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे उस पर। अभी एक सिंपल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गया, अब प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी, अब प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी, फिर आखिरी में जो डिसीजन आएगा उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं हम आर्बिट्रल अवॉर्ड, आर्बिट्रल अवॉर्ड, वो डिसीजन आ जाएगा। और ये जो डिसीजन आएगा, ये डिसीजन दोनों पार्टी पर बाउंड होगा, दोनों पार्टी को मानना पड़ेगा, कोई पार्टी मानने से मना नहीं कर सकती। और आर्बिट्रल अवॉर्ड को चैलेंज भी नहीं किया जा सकता, कुछ कंडीशंस में आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो भी एकदम हार्ड एंड फास्ट, मतलब एकदम इजी नहीं है कि आप चैलेंज कर दोगे, वो भी काफी टफ है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा उस चीज के लिए। लेकिन ये जो आर्बिट्रल अवॉर्ड होगा ये दोनों पार्टी के लिए मान्य होगा, क्योंकि अगर यही पार्टी नहीं मानेगी तो आर्बिट्रेशन करने का क्या फायदा हो जाएगा, पार्टीज तो हर बार कोर्ट भाग लेंगी ऐसे। तो इसलिए ये अवॉर्ड बाउंड होगा पार्टी पे। और आर्बिट्रेशन में के सीन में ऑलरेडी लिखा रहता है पहले से ही कि भैया हम ऐसे ऐसे डिस्प्यूट वो करेंगे अपना। तब हो सकता है या कोई डिस्प्यूट मान लो अब अराइज हो गया, तब पार्टी बोलेगी ठीक है भाई अब हम चल रहे हैं आर्बिट्रेशन के थ्रू अपना, बट इसमें दोनों पार्टी की सहमति जरूर चाहिए। ऐसा नहीं है एक पार्टी ने चुपचाप डाल दिया कल जाके बोल दे भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह हो गया आर्बिट्रेशन का स्ट्रक्चर। यह आ गया समझ आप लोगों को, अभी हम डेप्थ में बाद में जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, अब आ जाओ किस पर, अब आ जाओ कंसीलिएशन पर। ये मैं रब कर दूं, जल्दी बताओ। चलिए यहीं से कंसिलिएशन भी समझ लेते हैं। देखिए कंसिलिएशन में क्या है, अमित और राहुल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अमित राहुल ने कहीं लिखा ही नहीं कि हमारे बीच में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो हम कैसे करेंगे। जब इनके बीच में डिस्प्यूट अराइज हो गया डिफेक्टिव मालों को लेके, तब इन्होंने, तब क्या होगा, तब एक बंदा दूसरे बंदे को नोटिस भेजा कि भाई मेरे पास आ जा, हम बैठ के कंसिलिएशन द्वारा सेटल कर लेते हैं। और कंसिलेटर जो होते हैं उनकी संख्या कोई फिक्स संख्या नहीं होती, वो 2 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 6 भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें कोई भी आर्बिट्रल जैसा अवॉर्ड नहीं आता, पार्टीज के बीच में कॉम्प्रोमाइज होता है, वहां तो अवॉर्ड आ रहा है,
पूरी एक तरह की प्रोसीडिंग है। लेकिन कंसिलिएशन में अवॉर्ड ना आके पार्टी के बीच में जो सेटलमेंट हुआ है उसको लेकर ध्यान दिया जाएगा। और ये कंसिलिएशन एग्रीमेंट में हो ना हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर नहीं भी हुआ, एक पार्टी दूसरी पार्टी को वो भेजेगी नोटिस के भाई ऐसे ऐसे कंसिलिएशन में हम बैठ के सेटल कर लेते, दूसरी पार्टी अगर एग्री है तो ठीक है, वो बैठ के अपना सेटलमेंट कर लेंगे, पूरा वही स्ट्रक्चर रहेगा। और अगर पार्टी चाहे उसको माने सेटलमेंट को, ना माने कोर्ट में चैलेंज करना चाहे कर लेंगे, ठीक है। चाहे पार्टी ने कह भी दिया हो ठीक है कंसिलिएशन में चलते हैं, फिर वो सीधा कोर्ट भाग गया हो तब भी कोर्ट उसको दोबारा कंसिलिएशन में नहीं भेजेगा। मीडिएशन वगैरह में भेजे वो दोनों पार्टी की अपनी वो होती है मर्जी। और सेम यही सीन मीडिएशन का रहता है। भाई मीडिएशन में आप जाओ, मानो सेटलमेंट करो मत करो आपकी मर्जी है। सेम ऐसा कंसिलिएशन का हाल है, लेकिन दोनों में आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन में फर्क है। कंसिलिएशन के ऑर्डर को आप ना भी मानो चल जाएगा, लेकिन आर्बिट्रेशन के ऑर्डर को आप डिनाई नहीं कर सकते। यू हैव टू बाउंड, क्योंकि आपने पहले से ही एग्रीमेंट में मेंशन कर रखा है। मीडिएशन एक तरीके का कंसिलिएशन की तरह ही होता है, ये चीज ध्यान रखना। लोक अदालत का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता ही है, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिसिंग लॉयर हो तो जाते रहते हो, देखते रहते हो। ये आ गया समझ? यही पूरा स्ट्रक्चर है एडीआर का, जो मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में एक तरीके का ऐसा स्ट्रक्चर बता दिया कि आपके दिमाग में बातें बैठ गई। अब आ जाते हैं हमारे एक्ट के ऊपर। किसी को कोई क्वेरी इसके रिगार्ड में? जल्दी बताओ। आ जाओ फटाफट से सेक्शन 7 पे। सेक्शन 7 खोल लो फटाफट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, सेक्शन 7 बात करता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। इन दिस पार्ट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मींस एन एग्रीमेंट बाय द पार्टीज टू सबमिट टू आर्बिट्रेशन और सर्टेन डिस्प्यूट, ऑल और सर्टेन डिस्प्यूट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर पार्टीज ये डिसाइड करती है कि वो सारे ही मैटर जो यहां मैंने बताया था, या तो सारी डिस्प्यूट कर लेंगे या फिर सर्टेन डिस्प्यूट, कोई एक पर्टिकुलर डिस्प्यूट। जैसे मनी रिलेटेड मैंने बताया था, यहां पे जो लिखा हुआ है मनी रिलेटेड डिस्प्यूट ही हम ले जाएंगे और कुछ नहीं ले जाएंगे, या फिर सारे, ठीक है। विच अराइजन, और विच में अराइजन बिटवीन देम, ठीक है, जो अभी अराइज हो गए हैं या भविष्य में अराइज हो सकते हैं। बिटवीन देम इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफाइन लीगल रिलेशनशिप वेदर कॉन्ट्रेक्चुअल और नोट। ठीक है भाई, ये चीज समझ आ गई आपको? एक कंडीशन भी हो सकती है और कई कंडीशंस भी हो सकते हैं इसके अंदर। और एक चीज मैं बता दूं, पहले मेंशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। आपके बीच में डिस्प्यूट अराइज हो गया, जो ये दिखा रहा ना वेदर कॉन्ट्रेक्चुअल और नोट, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट होना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अगर आपने, लेकिन अगर आज कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ, उसने आपसे बोला कि भाई हम आर्बिट्रेशन जाके सॉल्व कर लेते हैं, आपने बोल दिया ठीक है, फिर आप कोर्ट नहीं जा सकते। जाना है तो आपको फिर रीजन देने पड़ेंगे, कोर्ट को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा आपको उस चीज के लिए, ठीक है। अब आ जाइए क्लोज टू पर है। एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मे बी इन अ फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन क्लोज इन अ कॉन्ट्रैक्ट और इन अ फॉर्म ऑफ सेपरेट एग्रीमेंट। देखो भाई, आर्बिट्रेशन की जो बात है कि हम आर्बिट्रेशन जाएंगे, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कोई आर्बिट्रेशन क्लोज डाल के कर दो, या फिर अलग से एक एग्रीमेंट बना दो, जो मैंने आप लोगों को बताया था। अलग से भी आप एक एग्रीमेंट बना दोगे चल जाएगा। एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज इन राइटिंग इफ इट इज कंटेन अ डॉक्यूमेंट साइंड बाय पार्टी। जो एग्रीमेंट है आर्बिट्रेशन का वो किस में होना चाहिए? इज इन राइटिंग। कब?
इफ इट इज कंटेन इन अ डॉक्यूमेंट साइंड बाय द पार्टी। भाई जाहिर सी बात है, जब दोनों के साइन भी चाहिए ना, कल मान लो कोई ये बोल दे कि भाई मैंने तो करा ही नहीं था एग्रीमेंट कोई भी, तो आप प्रूफ कैसे कर पाओगे कि जी इसने बोला था? वर्बली तो चलेगा नहीं ना। ठीक है, एन एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, या तो लेटर्स द्वारा भी हो सकता है, टेलेक्स, टेलीग्राम और अदर मीन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन विच प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ द एग्रीमेंट। समझ आ गई ये चीज? ठीक है, अगर एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट भी है तो उसके अंदर रेफरेंस आर्बिट्रेशन का होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था, जो सेक्शन 8 है वो सिंपल सी ये बात कहता है कि भैया अगर आपने मेंशन कर रखा है आर्बिट्रेशन क्लोज को लेकर, तो चाहे पार्टी किसी भी कोर्ट चली जाए, कहीं भी चली जाए, पार्टी को वहां से वापसी भेजकर आर्बिट्रेशन में ही भेजना पड़ेगा। फर्स्ट क्लोज यही बात करता है, अ जुडिशियल अथॉरिटी बिफोर विच एन एक्शन इज ब्रॉट इन मैटर विच इज सब्जेक्ट ऑफ एन arbitration agreement shall, if party to arbitration agreement or any person claiming through under him, so apply not later date the submitting of first statement on substance of dispute, not any judgment decree or supreme court or any refer the party to arbitration। ठीक है, अनलेस इट फाइंड दैट देयर इज, देखो सिंपल सी बात है भाई, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ, किसी भी कोर्ट आप चले गए और वहां अगर कोर्ट को ये पता लग गया कि भैया आर्बिट्रेशन क्लोज था, कोर्ट आर्बिट्रेशन कब तक कोर्ट नहीं भेज सकता? जब कोर्ट को ये लगे कि यार ऐसा कोई ये जो एग्रीमेंट करा गया ये वैलिड एग्रीमेंट नहीं है। अगर कोर्ट को ये लग गया कि भाई सेटिस्फाइड कर दिया कि जनाब ये तो वैलिड ही नहीं है, क्या रीजन हो सकता है? या तो कोई आपने इलीगल चीजों के लिए एग्रीमेंट कराओ, कोई इलीगल चीजों के लिए कराओ, उसमें आर्बिट्रेशन थोड़ी बैठेगा। भाई ड्रग्स का काम कर रहे हो, आपके पास लाइसेंस ही नहीं है, तो उसमें तो कोर्ट फिर खुद ही लेगा भैया इनके ऊपर क्रिमिनल केस बनाओ, इलीगल काम कर रहे हैं। या मान लो एक पार्टी को पता ही नहीं इस बारे में, उसकी कंसेंट ही नहीं ली गई, चुपचाप डाल दिया गया धोखे से क्लोज, वो इन कंडीशन में तो चल जाएगा, लेकिन अगर इनके अलावा कोई और कंडीशन है तो कोर्ट फिर वापसी भेजेगा। अगर एग्रीमेंट कोर्ट को प्राइमा फैसा ये लग रहा है कि भाई बिल्कुल वैलिड है। इसके बाद फिर वही है कि भाई कोर्ट एक्ट जो एप्लीकेशन रेफर टू इन सेल नोट पे एंटरटेन अनलेस इट्स कंपनी ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी, ये छोड़ो इतना कोई वो नहीं है। देखो एक चीज और है, ये जो थर्ड क्लोज में जो एप्लीकेशन की बात कर रहा है ना, ये बात कर रहा है आपने पिटीशन नीचे वाली कोर्ट में डाल दी, आर्बिट्रेशन में नहीं गए। अगर 1% आपने कोर्ट में एप्लीकेशन डाल रखी है, ठीक है, बट आप आर्बिट्रेशन भी चले गए और आपने जो है डिसीजन आ गया है आर्बिट्रेशन अवार्ड का, तो वो वैलिड माना जाएगा। ये नहीं आप बोल दो कि मेरी तो वहां एप्लीकेशन पेंडिंग चल रही थी, ये क्या बात है? मान लो आपके फेवर में, अमित के फेवर में ऑर्डर नहीं आया, अमित ने दो काम करे, क्या करे? एक तो चुपचाप कोर्ट में एप्लीकेशन भी लगा दी, पिटीशन मान लो केस फाइल करने की, और आर्बिट्रेशन भी जाने लग गया ये। अब कोर्ट ने एप्लीकेशन नहीं डिसाइड करी, वो पेंडिंग रही, बट यहां पर आर्बिट्रेशन ने आर्बिट्रेशन अवार्ड दे दिया, तो ऐसे में आप ये नहीं कह सकते अरे मेरी तो एप्लीकेशन थी, नहीं, ये वैलिड माना जाएगा। समझ आ गया? थर्ड क्लोज ये बात कह रहा है। अब आ जाइए भाई, देखो इंटरिम मेजर्स। इंटरिम मेजर्स क्या है? या आर्बिट्रेशन को भी पावर है और कोर्ट को भी पावर है। इंटरिम मेजर्स क्या है मैं बता देता हूं। देखो मान लीजिए हमारे बीच में स्पीकर का ना होकर सेटलमेंट, मतलब स्पीकर का कॉन्ट्रैक्ट ना होकर स्वीट्स का कॉन्ट्रैक्ट होता, मिठाइयों का कॉन्ट्रैक्ट होता,
ठीक है। अब इसने मेरे को बोले भाई 10 डिब्बे मिठाई के भिजवा दो ना। अमित ने राहुल को बोला 10 डिब्बे मिठाई के भिजवा दो ना। अमित ने बोला ठीक है। अब राहुल को पता लगा इनमें से 2 डिब्बे खराब हैं। राहुल ने बोला भाई एक काम कर, तूने तो मेरा सारा ही खराब करवा दिया सिस्टम, तू एक काम कर 10 के 10 डिब्बे वापसी ले जा, मैं चेक थोड़ी करता फिरूंगा। तो अब क्या है, अब अमित ये कह रहा भाई 2 डिब्बे खराब है, 8 तो रख ले। अब ये कह रहा नहीं भाई मैं तो 10 के 10 पे केस डालूंगा। तो इस कंडीशन में क्या है, अब अमित क्या काम करेगा, अमित इंटरिम मेजर्स ले सकता है कोर्ट के द्वारा भी या आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के द्वारा भी। यहां पर अगर आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल की बात कर रहा हूं तो पहली बता दूं, जो आर्बिट्रेशन का आप मतलब इन दोनों ने वो करा है कि हम आर्बिट्रेशन के द्वारा सेटल करेंगे। यहां आर्बिट्रेशन उस सेंस में इस आर्बिट्रेशन की बात है, अगर कहीं मैं आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल बोल रहा हूं। और आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल कहीं भी बैठ सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों पार्टी अपनी चॉइस से अपॉइंट कर सकते किसी को भी आर्बिट्रेटर। ठीक है। अब क्या है, अब भाई इसने ये बोला यार अगर ये मिठाइयां ऐसी रही तो ये तो खराब हो जाएंगी। ठीक है, अमित कह रहा खराब है, राहुल कह रहा नहीं है। तो इसमें अब कुछ इंटरिम मेजर्स तो इन्हें लेने पड़ेंगे कुछ ना कुछ। तो वो इंटरिम मेजर्स के लिए इसमें इन सेक्शंस में वो वाली बात बताई गई है जो सेक्शन 9 कह रहा है। अ पार्टी बिफोर और ड्यूरिंग आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, या तो उस प्रोसीडिंग से पहले या फिर जब वो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग चल रही है उस टाइम पर, और एट एनी टाइम आफ्टर मेकिंग ऑफ द आर्बिट्रल अवॉर्ड बट बिफोर इट इन फोर्स अकॉर्डिंग अप्लाई टू कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट गार्जियन ऑफ माइनर। और देखो भाई कोई माइनर भी हो सकता है, कोई गार्जियन भी हो सकता है, माइनर हो सकता है या अनसाउंड माइंड हो सकता है, उसके गार्जियन भी अपॉइंट कराने के लिए वो डाली जा सकती है कि भाई इनको आर्बिट्रेशन ले जा रहे हो, इनके मान लो यही कॉन्ट्रैक्ट कोई राहुल माइनर हो तो इसका भी तो रिप्रेजेंटेटिव चाहिए ना आर्बिट्रेशन में। तो उस कंडीशन में ये हम कोर्ट में वो डाल सकते हैं। 9 में कोर्ट में आगे एक और सेक्शन आएगा, उसमें आर्बिट्रेशन में भी आप डाल सकते हो एप्लीकेशन। ठीक है। प्रिजर्वेशन इंटरिम कस्टडी ऑफ सेल ऑफ गुड्स विच आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। प्रिजर्वेशन कि भाई ये मिठाई के डब्बे तो खराब हो जाएंगे, इनको प्रिजर्व करके तो रखो। प्रिजर्वेशन के लिए आप ऑर्डर ले सकते हो, इंटरिम कस्टडी और सेल ऑफ एनी गुड्स की भी ले सकते हो। मान लो आपने बोल दिया ठीक है भैया 2 डब्बे पे है ना तेरा, तू बाकी ले नहीं रहा, वो हम यहाँ देख लेंगे, बट कम से कम मेरे ये तो मैं कहीं बेच दूं, तू भी नहीं लेगा, मेरे खराब हो जाएंगे 8 डब्बे। ठीक है। तो इस तरीके के इंटरिम वो ले सकते हो, इंटरिम इंजंक्शन वगैरह, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर वगैरह, ये सब आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है। अब आ जाओ चैप्टर 3 में यानी कि सेक्शन 10 पे जो जरूरी है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर। देखो सिंपल सा क्या लिखा है, द पार्टीज आर फ्री टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स। पार्टी एकदम फ्री है, वो कितने भी नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर रख सकती है, प्रोवाइडेड दैट सच नंबर शैल नॉट बी एन इवन नंबर। लेकिन वो नंबर इवन नंबर नहीं होने चाहिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ये नंबर नहीं होने चाहिए वो। ठीक है। ये सिंपल सी इसने बात क्या दी, फेलिंग द डिटर्मिनेशन डिफर्ड इन सबसेट द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ अ सोल आर्बिट्रेटर। अगर मान लीजिए भाई वो आर्बिट्रेटर वो अपॉइंट करने में फेल हो गए या फिर वो नहीं कर पा रहे, तो सिंपल सा है एक आर्बिट्रेटर रहेगा जो वो दोनों की चॉइस का जो मैटर सोल्व कर देगा, जिसको हम बोलेंगे क्या, सोल आर्बिट्रेटर। अब भाई आर्बिट्रेटर कौन हो सकता है, सिंपल सी बात है, सेक्शन 11 जो बात करता है, अ पर्सन ऑफ एनी नेशनैलिटी मे बी एन आर्बिट्रेटर अदरवाइज एग्रीड बाय पार्टी। जो पार्टी एग्री करेंगी वो आर्बिट्रेटर हो सकता है, चाहे वो किसी और नेशनैलिटी का भी हो, चल जाएगा। ठीक है। पार्टीज आर क्लोज टू क्या बात करता है, पार्टीज आर फ्री टू एग्री ऑन अ प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट द आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रेटर्स। पार्टीज जो है वो एग्री, वो फ्री हैं एकदम कि वो किस प्रोसीजर से आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करना चाहती है वो कर सकती है अपनी मर्जी से। फेलिंग एनी एग्रीमेंट रिफर्ड इन अ सबसेक्शन 2 इन एन आर्बिट्रेशन विद 3 आर्बिट्रेटर ईच पार्टी शैल वन। देखो
अगर जैसे ये बताया कि भाई जो आर्बिट्रेटर है वो अपॉइंट करने में पार्टी फेल रही, ठीक है, अब उस कंडीशन में क्या है, हर पार्टी एक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी, एंड द टू अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर शैल अपॉइंट द थर्ड आर्बिट्रेटर, थर्ड क्लोज में लिखा हुआ है थर्ड लाइन में, द टू अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर शैल अपॉइंट द थर्ड आर्बिट्रेटर हु शैल एक्ट एज द प्रेसिडिंग आर्बिट्रेटर। एज अ प्रेसिडिंग आर्बिट्रेटर पे वो काम करेगा। दोनों एक एक, अमित और राहुल ने एक एक आर्बिट्रेटर, फिर अमित राहुल का रोल खत्म, फिर जो उन्होंने आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा वही आर्बिट्रेटर तीसरा वाला फिर वो चूज करेंगे दोनों अपनी मर्जी से। देखो भाई, अब इसके अंदर कंडीशन है क्लोज 4 में, इफ अपॉइंटमेंट प्रोसीजर इन सबसेक्शन 3 जो हमने पढ़े थे, दो आर्बिट्रेटर फिर एक, a party failed to appoint an arbitrator within 30 days from the receipt of request to do from the other party। जैसे अमित ने राहुल को बोला कि भाई तू अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर ले, मैं अपना, राहुल ने वो 30 दिन के अंदर जिस दिन से बोला है उस दिन से लेकर 30 दिन ओवर होने तक के बीच में अमित ने आर्बिट्रेटर राहुल ने अपॉइंट नहीं करा, अमित ने कर लिया, राहुल ने करा ही नहीं। एक तो ये कंडीशन हो गई, या फिर द टू अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर फेल टू एग्री ऑन द थर्ड विद इन 30 डेज, और जो दोनों आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुए हैं या वो तीसरा अपॉइंट करने में फेल हो गए, दो कंडीशन हो गई, या तो दोनों में से किसी एक ने अपना चूज नहीं करा आर्बिट्रेटर 30 दिन में, या दोनों ने जो करें आर्बिट्रेटर उन दोनों ने कोई तीसरा वाला अपॉइंट नहीं करा। इन दोनों ही कंडीशन में द अपॉइंटमेंट शैल बी मेड अपॉन रिक्वेस्ट ऑफ पार्टी बाय सुप्रीम कोर्ट और एज हाई कोर्ट और एनी पर्सन। भाई देखो फिर क्या होगा, उसके बाद जो अपॉइंटमेंट करी जाएगी वो या तो आप सुप्रीम कोर्ट द्वारा करवाओगे या हाई कोर्ट द्वारा करवाओगे या उस पर्सन द्वारा जो कोर्ट द्वारा इस चीज के लिए डेजिग्नेटेड किया जाएगा, दोनों कंडीशन में। भाई मान लो अमित ने अपना कर लिया, उसने नहीं करा तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या वो कर देगा, अमित चला जाएगा सीधा कोर्ट, या फिर अमित राहुल ने जो दोनों ने करा है, ठीक है, उन दोनों ने थर्ड वाला ही नहीं करा, फिर सुप्रीम कोर्ट खुद ही कर देगा, या हाई कोर्ट या फिर कोई और पर्सन जो डेजिग्नेटेड है इस काम के लिए। देखो आर्बिट्रेशन के मामले में जो पार्टी फेल हो गई आर्बिट्रेटर के रिगार्ड में, सिंपल सा सीधा सा हिसाब है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर जो पर्सन डेजिग्नेटेड है, पूरे उसमें यही बातें कह रहा है वो, तो इसलिए ज्यादा हमें घुसने की इसमें जरूरत है नहीं। अब इसमें कह रहा है जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर पार्टीज ने फिक्स करा था दोनों ने, अगर कोई भी पार्टी फेल हो गई उस प्रोसीजर को फॉलो करने में, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं, सीधा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जो पर्सन डेजिग्नेटेड किया गया कोर्ट ने उस द्वारा आप उनसे रिक्वेस्ट करके करवा सकते हो अपॉइंट। हाँ, और एक चीज हो रहा है भाई, जो सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने जिस पर्सन को अपॉइंट करा है एज आर्बिट्रेटर, इसका मतलब ये नहीं कि उसको सारी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की पावर आ गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पावर आर्बिट्रेशन एक्ट उसको दे रहा है सिर्फ वही पावर उसके पास रहेंगी। इसमें क्लियरली कभी वो अपने आप को समझने लग जाए कि भैया मैं ही वो हूं, और जो अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कर दी उसके बाद उसको कहीं पे भी चैलेंज नहीं किया जाएगा, वो फाइनल माना जाएगा, कोई अपील उसके द्वारा नहीं डाली जा सकती। और एक चीज और 9 क्लोज जो बात कर रहा है, देखो भाई अगर मान लीजिए इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, यानी कि कोई इंटरनेशनल मैटर चल रहा है इंडिया और किसी और देश के बीच में, तो सोल या थर्ड आर्बिट्रेटर जो होगा, सोल यानी कि जो एक आर्बिट्रेटर है,
थर्ड के मतलब दो आर्बिट्रेटर यूज वो चुने गए हैं दोनों ही कंडीशन में। सोल में मतलब एक आर्बिट्रेटर और उसमें थर्ड आर्बिट्रेटर, यानी कि दोनों आर्बिट्रेटर जिसको चूज करेंगे वो जिन कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट है उन कंट्रीज से बिल्कुल भी नहीं होगा। मान लो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में डिस्प्यूट है, ठीक है। अब इंडिया और उस इंग्लैंड ने बोला हम एक ही आर्बिट्रेटर रखेंगे, तो इंडिया या इंग्लैंड का नहीं होगा फिर वो आर्बिट्रेटर, वो किसी और कंट्री का होगा। पहली चीज है। दूसरी चीज, मान लीजिए इंडिया ने एक अपना आर्बिट्रेटर बिठा दिया, एक इंग्लैंड वालों ने बिठा दिया, अब उन दोनों आर्बिट्रेटर को एक अपॉइंट करना है, तो ऐसे में दोनों कंट्री से वो तीसरे वाला आर्बिट्रेटर नहीं होगा, वो किसी अलग कंट्री से होगा। और एक चीज ये देख लो जो 13 क्लोज में दे रखा है भाई, ये जो एप्लीकेशन डाली गई है ना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने की, जितनी जल्दी हो सके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को, या जहां पर भी एप्लीकेशन डाली है जो डेजिग्नेटेड पर्सन है उसको एज सुन एज पॉसिबल इसको डिस्पोज ऑफ करना है। टाइम लिमिट है 60 डेज। 60 डेज के अंदर आपको हर हाल में ये डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा फ्रॉम दी। और ये दिन कब, ये 60 डेज किस दिन से शुरू होंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द अदर पार्टी, अपोजिट पार्टी। और भाई आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल की क्या फीस रहेगी, कितनी पेमेंट मिलेगी, क्या रहेगा, वो सारी चीज हाई कोर्ट का काम है। वो हाई कोर्ट टाइम टू टाइम वो रूल बनाएगा 4th शेड्यूल के अंदर। इसको पहले क्लियर कर दिया है, यानी कि फी डिसाइड करना पार्टीज के हाथ की बात नहीं रहेगी। अब देखो सेक्शन 12 क्या बात करता है। सेक्शन 12 सिंपल सा कहता है भैया जो भी पर्सन आर्बिट्रेटर बन रहा है उसको सारी चीजें अपनी डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। क्या कि भाई दोनों पार्टी में से उस आर्बिट्रेटर का किसके साथ क्या रिलेशन है, क्या नहीं है, जो डिस्प्यूट चल रहा है उस डिस्प्यूट में उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है या नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और जितना भी आर्बिट्रेशन का जो मैटर है वो उसको 12 महीने के अंदर खत्म करना पड़ेगा, जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। अगर सेक्शन 12 का क्लोज 1 का सब क्लोज बी अगर देखोगे, विच आर लाइकली टू अफेक्ट इज हैव टू डिवोट सफिशिएंट टाइम एंड पर्टिकुलर इज एबिलिटी टू कंप्लीट द इंटायर आर्बिट्रेशन विद इन पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ये टाइम बढ़ भी सकता है 6 महीने के लिए, ठीक है, लेकिन अगर दोनों पार्टी एग्री हो, और अगर 6 महीने के बाद भी टाइम बढ़ाना है उसमें फिर कोर्ट की आपको बताना पड़ेगा क्या रीजन है क्या नहीं, तब कोर्ट अगर अलाउ करेगा तो ये टाइम बढ़ सकता है। और अगर आर्बिट्रेटर ने जितनी जल्दी हो सके अगर ये मैटर को 12 महीने से पहले सॉल्व कर दिया तो आर्बिट्रेटर को अच्छी खासा पैसा भी फिर मिलेगा, इसलिए कि उसने जल्दी से जल्दी केस सॉल्व कर दिया। और अगर लेट करता रहेगा तो उसकी फीस जो है डेट वाइज वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। और आर्बिट्रेटर को कब चैलेंज किया जा सकता है? आर्बिट्रेटर को तब चैलेंज किया जा सकता है या तो वो पार्शियलिटी कर रहा है किसी पार्टी के साथ, या कोई इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहा, ठीक है, या उसने वो क्वालिफिकेशंस नहीं ले रखी जो क्वालिफिकेशंस उस पे होनी चाहिए थी। ठीक है, इसके बाद आ गया चैलेंज प्रोसीजर। उसके अंदर यही है भाई सिंपल सी, अगर मान लीजिए जो सेक्शन 12 में हमने पढ़ी है,
डाउट्स, पार्शियलिटी और बाकी चीजें, अगर उसको पता लग जाता है जितनी जल्दी 14 डेज के अंदर, उसको ये सारी बातें आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के सामने रखनी पड़ेंगी और बताना पड़ेगा कि भैया ऐसे ऐसे इम्पार्शियलिटी हो रही है, इसका कैसे ना कैसे करो। और अगर मान लीजिए जो ये चैलेंज किए गई हैं चीजें, जो ये एक पार्टी लेके आई है, अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करने में, चैलेंज करने में, ठीक है, तो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग वैसे ही चलेंगी जैसे नॉर्मल चलती है, और ये फिर अपना फाइनल अवार्ड दे देगा जो मान्य होगा। अब इसके बाद फिर वो आ गया आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की जो प्रोसीडिंग्स है वो कैसी होनी चाहिए। सेक्शन 18 अगर आप देखोगे, इसके अंदर सिंपल ही वही है भाई, पार्टी को जो है इक्वालिटी के साथ ट्रीट करना चाहिए, उनको फुल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उनकी सारी बात सुननी चाहिए, ठीक है। पार्टीज फ्री हैं कि वो किस प्रोसीजर के साथ अपना आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग चलनी चाहिए वो डिसाइड कर सके, ठीक है। ट्रिब्यूनल में सब्जेक्ट टू दिस पार्ट कंडक्ट द प्रोसीडिंग। प्लेस, फिर सेक्शन 12 बात करता है प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होना चाहिए। भाई जो भी पार्टी अगर वो कर रही है फिक्स, जो भी प्लेस फिक्स कर रही है दोनों आपसी सहमति से, वो एक प्लेस फिक्स कर सकते हैं कि यहाँ पर आर्बिट्रेशन होना चाहिए, वहां पर आर्बिट्रेशन हो जाएगा। अगर पार्टी नहीं डिसाइड कर पाती तो जो प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन है शैल बी डिटरमाइन बाय आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, जो ट्रिब्यूनल है वो खुद ही बता देगा कि भैया कि अगर पार्टी फेल हो जाए तो वो खुद ही बता देगा कि क्या प्लेस होना चाहिए, क्या प्लेस नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज किस तरह की होनी चाहिए, अगर सेक्शन 22 की बात करें तो भाई लैंग्वेज जो है जो दोनों पार्टी से डिसाइड करे वैसी लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। पार्टी आर फ्री टू एग्री अपॉन द लैंग्वेज और लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। भाई मान लीजिए इधर हो रहा है, केरला साइड हो रहा है, तो हिंदी तो वो बोलेंगे नहीं, वहाँ इंग्लिश चल सकते हैं या उनकी जो अपनी है भाषा, तो अगर वो उसमें भी कराना चाहे अपनी लोकल लैंग्वेज में तो वो करा सकते हैं, कोई भी इस पे वो नहीं है, दोनों पार्टी एग्री करके, ठीक है। और अगर ये पार्टी फेल हो जाती है तो आर्बिट्रेशन जो ट्रिब्यूनल इन्होंने बनाया है, जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है, वो जो लैंग्वेज बताएगा, जो बताएगा कि भाई ये यूज होनी चाहिए वो है। सिंपल सा, अगर ये नहीं करेंगे तो जो ट्रिब्यूनल है वो काम करेगा इनको लेकर। बाकी फिर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और डिफेंस वगैरह के भाई जब वो चाहे, मतलब पार्टी जो भी टाइम फिक्स करके अपने वो सारे डॉक्यूमेंट वगैरह जो उनके फैक्ट हैं, जो वो रिलीफ मांग रहे हैं वो जो रेमेडी चाहिए, वो सारी चीज़ें एक बंदा रिप्रेजेंट करेगा, फिर दूसरा बंदा, फिर वो जो प्रोसीडिंग उस हिसाब से चलेंगी। अगर कोई काउंटर क्लेम या सेट ऑफ आ रहा है, जैसे जो हमने पढ़ा था सिविल में, काउंटर क्लेम और सेट ऑफ भी अगर आ रहा है और वो एग्रीमेंट के मेल खा रहा है एग्रीमेंट की टर्म्स कंडीशन से, तो फिर काउंटर क्लेम और सेट ऑफ भी एंटरटेन किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं कि किया नहीं जा सकता। ठीक है, इसके बाद फिर एक्सपर्ट ओपिनियन वगैरह है,
कि भाई अगर ओपिनियन वगैरह लेना चाहें तो ले ले, नहीं ले ले। बाकी भाई ऑलमोस्ट जो ज़रूरी था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अब एक बार आ जाइए आर्टिकल सेक्शन 32 पे, टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग। सेक्शन 32 खोल लो फटाफट से, टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग। द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग शैल बी टर्मिनेटेड बाय फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड और बाय ऑर्डर ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन सबसेक्शन 2। देखो कैसे टर्मिनेट हो सकती है प्रोसीडिंग, या तो फाइनल ऑर्डर आ जाए, फिर तो आर्बिट्रल अवार्ड आ गया, फिर तो जरूरत ही नहीं आर्बिट्रेशन की, क्योंकि पर्पस ही उसका था केस का वो करना, भाई ये जो डिस्प्यूट था इसको सॉल्व करना था। अगर फाइनल ऑर्डर आ गया तो फिर अपने आप ही टर्मिनेट हो जाएगी, या फिर सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग खुद आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल वो करते। अब सेक्शन 2 के क्या था वो देख लेते हैं। शैल इश्यू इन ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन, या तो क्लेमेंट जो है वो खुद ही विड्रॉ कर ले, यानी कि अमित खुद ही कह दे भाई मेरे को केस नहीं डालना, मैं विड्रॉ कर रहा हूं, वो कर ले। या दोनों पार्टी एग्री हो जाए, अमित और राहुल ने बोल लिया कि भाई इसको खत्म करो छोड़ो, ठीक है, दोनों पार्टी किसी बात पे एग्री हो गई, ठीक है। या फिर खुद आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को ऐसा लगे कि यार ये जो चल रहा है ना मैटर, ये बेवजह का ही मैटर है, इतना कुछ है नहीं इसमें और बेवजह इसको खींचा जा रहा है, अगर ऐसा लगे तब एंड हो सकता है उसका। और अगर मान लो जो आर्बिट्रल अवार्ड आया है, आर्बिट्रल अवार्ड में अगर कुछ चेंजेस या कुछ एरर आ गया है तो विद इन 30 डेज वो चेंज और एरर कराया जा सकता है एकदम बढ़िया से, कोई उसकी दिक्कत नहीं है। अब भाई आ जाओ सेक्शन 34 पर। देखो सेक्शन 34 एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइंड आर्बिट्रल अवार्ड। अब यहां क्या आ गया, आर्बिट्रल अवार्ड आ गया, ठीक है, आप लोगों के फेवर में या किसी के भी फेवर में, बट कुछ कंडीशन में वो आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड आप करा सकते हो। वो कैसे करा सकते हो, आपको अब क्या करना पड़ेगा, आपको कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा और कोर्ट में आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी जिसके अंदर आपको ग्राउंड मेंशन करने पड़ेंगे कि भाई ये सेट असाइड क्यों होना चाहिए आर्बिट्रल अवार्ड। आपको उसके लिए वहां पर एप्लीकेशन एनआरडीओ में भी सेट असाइड बाय कोर्ट ओनली इफ द पार्टी मेकिंग दैट। देखो किन किन ग्राउंड पे हो सकता है, या तो कोई पार्टी बता दिया जाए इनकैपेसिटी, ठीक है, या तो माइनर है या अनसाउंड माइंड है या वो पार्टी सही में थी ही नहीं। इस कंडीशन में अगर आपके पास प्रूफ है और आपने वो प्रूफ कर दिया कोर्ट में, क्योंकि अब आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में नहीं लगेगी सेट असाइड कराने की एप्लीकेशन, वो लगेगी नॉर्मल सिविल कोर्ट में। आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो भी आपका ज्यूरिडिक्शन है उस हिसाब से आप एप्लीकेशन डालोगे। या फिर जो एग्रीमेंट हुआ है वही वैलिड नहीं है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट करा था आपने वही वैलिड नहीं है, वही इन्फोर्सेबल लॉ नहीं है, वही आपने लीगल चीजों का कुछ कर लिया हो या कुछ ऐसी बात हो सकती है। या फिर किसी पार्टी को अपना डिफेंस, अपनी बात कहने का पूरा मौका नहीं मिला हो, ठीक है। या फिर जो अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर है उसको that party making the application was not given proper notice of appointment of arbitrator, यानी कि आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट करने के लिए उसको प्रॉपर नोटिस नहीं मिला हो, मतलब केस के दौरान कुछ ना कुछ कमी रह गई है। या जिस चीज को लेकर मैटर था उस मैटर के रिगार्ड में अवार्ड नहीं आया, किसी और चीज को लेकर अवार्ड आ गया, इशू था इसका, इसको नहीं देख के कुछ और इशू पकड़ लिया, उसको लेकर वो हो गया। बाकी और सारी चीजें ये इतना बहुत है, ठीक है।
अब कंसिलिएशन का देखो भाई, अगर मैं आपको कंसिलिएशन की बात बताऊं, कंसिलिएशन का सेम स्ट्रक्चर यही है, ऐसी बात नहीं है कि कंसिलिएशन में कुछ अलग से है, लेकिन जो लिटिल लिटिल डिफरेंसेस हैं वो मैंने आपको कंसिलिएशन के बता दिए हैं। ठीक है, अगर एक बार देखना चाहो तो नजर मार लेते हैं हम। सेक्शन 61 पे आ जाओ। देखो सेक्शन 61 सबसे पहले क्या कहता है, एप्लीकेशन और स्कोप। इसमें सिंपल सी यही बात कह रहा है, पार्टी हैव एग्रीड thus this part shall apply conciliation of dispute arising out of legal whether the contractual। ठीक है, तो पार्टी shall apply। ठीक है, इसके अंदर सिंपल सी बात यही है भाई, एप्लीकेशन बाय एप्लीकेशन आप दूसरी पार्टी को इनवाइट कर सकते हो कि भाई आओ हम बैठ के अपना डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा कोई भी वो नहीं है कि भैया आपको कंसिलिएशन के लिए एग्रीमेंट के अंदर मेंशन करना है या पहले से होना चाहिए, ऐसी कोई भी वो नहीं है। द पार्टी कंसिलिएशन शैल सेंड द अदर पार्टी रिटन इनविटेशन जाएगा अदर पार्टी को। ठीक है, जिसमें आप उसमें एक तो सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करोगे कि भाई डिस्प्यूट आपके बीच में है क्या। अमित राहुल को भेजेगा क्या, एक वो लेटर जिसमें नोटिस, जिसमें बताएगा कि भाई तुम्हारे हमारे बीच में क्या क्या डिस्प्यूट है, उसको लेकर बात होगी। कंसिलिएशन के बारे में कह रहा हूं। कंसिलिएशन प्रोसीडिंग शैल कमेंस व्हेन अदर पार्टी एक्सेप्ट। कब हो सकती है कंसिलिएशन प्रोसीडिंग? वो तभी चलेंगी जब दूसरी पार्टी जिसको आपने नोटिस भेजा है वो आपका इनविटेशन एक्सेप्ट कर रहा है। अगर अदर पार्टी ने आपका, यानी कि राहुल ने, अमित ने भेजा राहुल को और राहुल ने आपका इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया, तो कोई भी कंसिलिएशन फिर नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए अमित ने राहुल को भेजा कंसिलिएशन का नोटिस, इनविटेशन बोल देते हैं हम, इनविटेशन भेजा कि भाई आओ मैटर को हम बैठ के कंसिलिएशन में सॉल्व कर लेंगे। 30 डेज तक राहुल ने कोई उसका रिप्लाई नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि ये कंसिलिएशन के लिए मना ही कर रहा है, ये रिजेक्शन माना जाएगा एक तरीके से इन्विटेशन का। नंबर ऑफ कंसिलिएटर कितने हो सकते हैं? कंसिलिएशन में कंसिलिएटर बैठता है, आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर बैठता है, मीडिएशन में मीडिएटर बैठते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ कंसिलिएटर्स कितने हो सकते हैं? देयर शैल बी वन कंसिलिएटर अनलेस द पार्टीज एग्री देयर शैल बी 2 और 3। उसमें कोई भी फिक्स ओड इवन का लफड़ा नहीं है, होने को एक हो सकता है, एक तो होना ही चाहिए, बाकी आप 2 रखो, 3 रखो, 5 रखो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ कंसिलेटर इन कंसिलेशन विद वन कंसिलेटर पार्टी में वही है, अगर एक कंसिलेटर होगा तो दोनों पार्टी एग्री होनी चाहिए, उस कंसिलेटर को इन कंसिलेटर विद 2 इच पार्टी में अपॉइंट 1। अगर एक कंसिलेटर है तो भाई दोनों पार्टी की रजामंदी से ही अपॉइंट होना चाहिए। अगर 2 कंसिलेटर हैं तो एक ने एक को अपॉइंट करेगा और एक दूसरे को अपॉइंट करेगी, तब होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, एक में दोनों पार्टी ने अपॉइंट करा, 2 में एक इस पार्टी ने अपॉइंट करा, एक इस पार्टी ने अपॉइंट करा, 3 में क्या है, हमने आर्बिट्रेशन में देखा था दोनों आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां पर दोनों पार्टी मिलकर तीसरा अपॉइंट करेंगी। एक पार्टी ने करा, दूसरा दूसरी पार्टी ने, बट तीसरे वाला दोनों पार्टी मिलकर कर रही है, जिसको प्रेसिडिंग कंसिलेटर भी हम, जो एक्ट करेगा एज अ प्रेसिडिंग कंसिलेटर। फिर भाई सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट वगैरह, ठीक है, रिटर्न में अदर पार्टी से रिक्वेस्ट करेगी, ठीक है, उसको बताएगी क्या डिस्प्यूट है क्या नहीं है, वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ठीक है, जो कंसिलेटर है, अब सेक्शन 66 क्या कहता है, ये चीज ध्यान देने लायक है, द कंसिलेटर इज नॉट बाउंड बाय सीपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट।
कंसीलेटर में कहीं भी नहीं है कि भाई उसको सीपीसी फॉलो करना पड़ेगा या इंडियन एविडेंस के हिसाब से देखना पड़ेगा। रोल ऑफ कंसीलेटर क्या है? सेक्शन 67 में द कंसीलेटर शैल असिस्ट द पार्टी इन एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल में, वही है यार, जो उसको पार्टी को असिस्ट करना है। यहाँ कंसीलेटर का काम ऐसा एज अ जज का नहीं है, यहाँ क्या पार्टी को असिस्ट करना है। किस चीज के लिए? कि उनके बीच में जो सेटलमेंट है वो आराम से आसानी से रिजोल्व हो जाए, उनके बीच में सेटलमेंट अच्छी तरीके से हो जाए और कोई भी पार्शियलिटी नहीं करेगा और डिपेंडेंटली, ठीक है, इंडिपेंडेंटली अपना काम करेगा, किसी पे डिपेंड वो नहीं रहेगा, इंडिपेंडेंटली अपना काम करेगा वो। और फिर नेचुरल जस्टिस का जो है कि भाई फेयरनेस, जस्टिस वगैरह उन सबको फॉलो करते हुए इसको वो रिजोल्व करने में उन सबकी मदद करेगा जो भी उनके बीच में दिक्कत आ रही है। कंसीलेटर चाहे तो प्रोसीडिंग की किसी भी डेट में, प्रोसीडिंग की किसी भी टाइम में एक प्रपोजल बना सकता है दोनों पार्टी के लिए कि भैया ऐसे ऐसे है, आप ऐसे ऐसे सेटल कर लो। और वो जरूरी नहीं प्रपोजल राइटिंग में हो, वो ओरली भी प्रपोजल चल सकता है। अब देखो सेटलमेंट एग्रीमेंट, अब इसमें सेटलमेंट एग्रीमेंट ही बनेगा जब दोनों पार्टीज के, तो इसमें सिंपल सा है, जब पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो जाएगा तो वो एक बार सेटलमेंट बना के पार्टीज को ऑब्जर्वेशन के लिए दे देगा, अगर दोनों पार्टी एग्री है तो उसको फाइनल कर देगा। और दोनों पार्टी उस पर रिटर्न सेटलमेंट पे अपने साइन वगैरह कर देंगी, ठीक है। और ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा। देखो एक चीज और ध्यान में रखना, अगर कंसिलिएशन की प्रोसीडिंग चल रही है उस टाइम पे आप कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते, ना ही आप आर्बिट्रेशन में जा सकते। अगर प्रोसीडिंग चल रही है, शुरू हो गई है, ठीक है, अगर जाना है तो वो जो प्रिजर्व राइट वगैरह वाले हमने चीजें पढ़ी थी, जिसमें आप कोर्ट भी के भाई सामान खराब हो जाएगा, माइनर है, उस कंडीशन में आप अप्रोच कर सकते हो, लेकिन प्रोसीडिंग के टाइम पे आप अप्रोच नहीं, क्योंकि मल्टीपल प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए। अब टर्मिनेट कैसे होनी चाहिए? वही है भाई, जब दोनों के बीच में सेटलमेंट हो गया तो कंसिलेशन प्रोसीडिंग टर्मिनेट हो जाएगी। और डिफरेंट डिफरेंट ग्राउंड है, वही सब है, आप देख लो ना। जब टर्मिनेट हो जाएगी कंसिलेशन की प्रोसीडिंग, द कंसिलेटर शैल फिक्स द कॉस्ट ऑफ द कंसिलेशन एंड गिव रिटर्न नोटिस टू द पार्टी अपॉन टर्मिनेशन ऑफ द कंडीशन। वही है यार, कॉस्ट वगैरह वो फिक्स करके बता देगा उनको कि भाई क्या क्या कॉस्ट है, क्या क्या नहीं है, उसी कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो भी एक्सपेंस वगैरह आएगा, ठीक है, फीस वगैरह होगी, वो सब देख लेगा वो, मतलब इन्हें बता देगा बाय नोटिस, फिर ये उसको पे कर देंगे, ठीक है भाई। फिर भी कॉस्ट का मैं एक बार बता देता हूँ, अपॉन टर्मिनेशन ऑफ दी प्रोसीडिंग पे, भाई अपॉन टर्मिनेशन ऑफ द कंसिलेशन प्रोसीडिंग, जब टर्मिनेशन हो जाएगा कंसिलेशन प्रोसीडिंग का, द कंसिलेटर शैल फिक्स द कॉस्ट ऑफ द कंसिलेशन एंड गिव रिटर्न नोटिस टू द पार्टीज। वो फीस बता के उनको नोटिस भेज देगा कि भाई मेरी ऐसी फीस है। फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट मींस रीजनेबल कॉस्ट रिलेटिंग टू। अब ये जो कॉस्ट वर्ड हमने बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? फी एक्सपेंस ऑफ कंसिलेटर एंड विटनेस रिक्वेस्टेड बाय कंसिलेटर विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज। एक्सपर्ट की कोई एडवाइस वगैरह ली है, ठीक है, कंसेंट ऑफ पार्टी के बाद, तो वो सारी चीजें हो गई। कोई भी असिस्टेंस लिया गया है, उसमें जो भी वो आई है,
एक्सपेंसेस वो सारे पार्टीज ही देंगी दोनों मिलके। हाँ, इसमें एक 79 में डिपॉजिट का जो सेक्शन बात कर रहा है वो ये कह रहा है कि अगर वो चाहे कंसीलेटर तो वो पार्टी को डायरेक्शन दे सकता है पहले ही कि भाई कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जो है एडवांस में उसको दे दो, जिससे वो जो खर्चा हो वो सारा करता रहे क्योंकि ऊपर ये लिखा था कि भाई बाद में वो देगा अपॉन टर्मिनेशन, वो नोटिस है, लेकिन वो एडवांस में भी मांग सकता है, क्या पता करके चले जाए दे ही ना पैसे, इसलिए वो एडवांस में भी पैसे इनसे मांग सकता है। और जब केस चल रहा है, जब कंसिलेशन चल रहा है, उस दौरान भी वो पैसा उनसे मांग सकता है अगर चाहे तो। अगर वो पैसा नहीं दे रहे, 30 डेज ओवर हो गए, विद इन 30 डेज में, तो कंसीलेटर में सस्पेंड दी प्रोसीडिंग and may make a written declaration of termination of proceeding to the parties effective on date of that declaration। सिंपल सी बात है, पैसा मांग रहा है, दे नहीं रहे, 30 डेज ओवर हो गए, तो लगेगा भैया एक काम करो, बुरी बिस्तर बांध दो, चलो मैं ये टर्मिनेट कर रहा हूं। ठीक है भाई, यही है आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन के अंदर। ठीक है, लेकिन अभी क्लास ओवर नहीं हुई है क्योंकि अभी हम करेंगे हमारे एमसीक्यूज जो काफी ज्यादा जरूरी है। हालांकि ज्यादा एमसीक्यूज नहीं है प्रीवियस ईयर में, क्योंकि 4 मार्क्स का है, कहीं कहीं पे 2 मार्क्स का भी आया, कहीं कहीं पे 4 मार्क्स का भी आया। तो फटाफट से आ जाइए, हमारे क्वेश्चंस को लेते हैं हम। चलो भाई, इसमें से मेरे को ये बताओ गलत ऑप्शन क्या है, लोक अदालत के मामले में कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए है नो कोर्ट फीस रिक्वायर्ड इन लोक अदालत। ऑप्शन बी है लोक अदालत डील इन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। ऑप्शन सी है अवार्ड ऑफ लोक अदालत डीम्ड डिग्री, जो लोक अदालत का अवार्ड होता है उसको हम डिग्री भी मान सकते हैं, डीम्ड डिग्री। और ऑप्शन डी है नो अपील अलाउड अगेंस्ट लोक अदालत अवार्ड, कोई अपील नहीं करी जा सकती लोक अदालत के अवार्ड के अगेंस्ट में। कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताओ। सर जो क्रिमिनल मैटर है ना वो वाला गलत है। अच्छा, उसमें सही पूछ रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ कौन सी बात गलत है। हाँ तो वही क्रिमिनल वाला। हाँ जी सर, क्यों, अपील भी तो कर सकते हो आप। ये एक बताओ ना, ये भी क्या है, तो सारी राकेश सर जल्दी बताओ क्या ऑप्शन राइट है। बी तो आई है क्या, एक बताओ। देखो ऑप्शन बी राइट है, क्रिमिनल मैटर्स नहीं जाते लोक अदालत में, पहली चीज तो है। दूसरी चीज, कोई कोर्ट फीस नहीं चाहिए, बिल्कुल सही है। डीम डिग्री मान सकते हैं, ठीक है। अपील नहीं जा सकती, क्यों अपील नहीं जा सकती बताएगा कोई, अपील में क्यों नहीं ले जा सकते आप। रिक्वेस्ट थोड़ी, चलो छोड़ो, मैं बाद में बताऊंगा। देखो लोक अदालत वो अपील में इसलिए नहीं ले जाते क्योंकि लोक अदालत में दोनों पार्टीज के बीच सेटलमेंट होता है। तो जब आप ऑलरेडी सेटलमेंट कर लिया, आप जब दोनों ही एग्री हो किसी चीज को लेकर, तो फिर आप अपील में जाने का सवाल बनता ही नहीं है, क्योंकि लोक अदालत में मैटर सेटल होते हैं जब दोनों पार्टी एग्री हो, उस चीज से कॉम्प्रोमाइज होता है। तो जब आप ऑलरेडी एग्री हो तो फिर अपील में क्या ही करोगे जाके। कौन सी बात गलत है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में बी ओरल और इन राइटिंग, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में बी इन फॉर्म ऑफ सेपरेट एग्रीमेंट। ऑप्शन सी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में बी इन फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन क्लोज इन अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन डी
all or certain dispute may be arise between parties in arbitration agreement. बताओ बताओ क्या? ऑप्शन ए बताओ आशा मैडम। सर क्वेश्चन रिपीट कर देना एक बार। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की कौन सी बात गलत है? Which of the following is incorrect with respect to arbitration agreement as per Arbitration and Conciliation Act 1996? सर ये जो ऑप्शन लिखे हुए हैं इसको रीड कर दोगे एक बार? ऑप्शन ए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में बी ओरल और इन राइटिंग। ऑप्शन बी है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में बी इन फॉर्म ऑफ सेपरेट एग्रीमेंट। ऑप्शन सी है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में बी इन फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन क्लोज इन अ कॉन्ट्रैक्ट। और ऑप्शन डी है ऑल और सर्टेन डिस्प्यूट में बी अराइज बिटवीन पार्टीज इन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। सर मेरे को सी और डी लग रहा है तो मैं सी चूज कर रही हूँ। सी देखो मैडम, इसमें क्वेश्चन ये था कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के हिसाब से कौन सी बात सही है कौन सी नहीं है। देखो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इन फॉर्म ऑफ सेपरेट एग्रीमेंट हो सकता है, सही बात है, ठीक है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में भी इन फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन क्लोज इन कॉन्ट्रैक्ट, आर्बिट्रेशन क्लोज हो सकता है, सही है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बताया था ना कि कॉन्ट्रैक्ट में भी हो सकता है और अलग से स्पेशल भी बन सकता है। और सर्टेन डिस्प्यूट में भी अराइज, हम किसी एक डिस्प्यूट को लेके भी कर सकते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट या सबको भी, लेकिन आर्बिट्रेशन जो है वो राइटिंग में होना चाहिए, ओरल में नहीं चलेगा, ये मैंने बताया था। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। एक चीज और बताओ, रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन, रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन ये किस सेक्शन में प्रोवाइड कराया गया है? रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन इज प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन? जल्दी देखो बेयर एक्ट के, फटाफट से देखो और बताओ मुझे। ये लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, फिर कल एक बार हम पूरा करेंगे क्योंकि फोन में भी बैटरी सिर्फ 5% बची है। जल्दी 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 बताओ। रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन इज प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन? बताओ सर बताओ। राकेश सर, बोलो सर। सर की आवाज नहीं आ रही है, चलिए ठीक है मैं बता देता हूं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सेक्शन 8। तो भाई ठीक है, अभी थोड़ा बैटरी की भी प्रॉब्लम है, तो भाई यही था आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन को लेकर। हुआ तो एक वीडियो हम एमसीक्यूज पर बना देंगे क्योंकि पढ़ाने में ही थोड़ा टाइम लग गया। चलिए कोई नहीं, मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में। कुछ आपको कमी लगी हो, कोई चीज ना समझ आई हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता दो ना, उसको हम टाइमली रिप्लाई कर देंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई मेहनत करते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, ज्यादा टेंशन या स्ट्रेस वगैरह मत लीजिए, डिप्रेशन वगैरह को हटा दीजिए, माँ बाप को प्यार करिए, बढ़िया से रखिए, खुश रहिए, बस इतना ही। बाकी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।